कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड मू शुयाओ को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड जियांग जू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर आई थी। लेकिन वो रूम के बाहर से अपने बॉयफ्रेंड जियांग को किसी और लड़की के साथ बातें करते हुए सुनती है, जो अंदर उसकी बुराइयां कर रहा था। जियांग बोलता है कि हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसने मुझे आज तक हाथ तक लगाने नहीं दिया। ये सब सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है, जिससे उसके हाथ से केक छूट जाता है। वो देखती है तो जियांग देखकर शॉक था कि याओ ने उसकी सारी बातें सुन ली, सब कुछ देख लिया। इसीलिए वो एक्सप्लेन करने लगता है। तो सॉन्ग रुई, हमारे ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड, उसे बोलती है कि उसने तो अब सब देख लिया, तो अब तुम क्या एक्सप्लेन करोगे। याओ तो बहुत हर्ट थी, इसीलिए जियांग से बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, तुम्हारी मॉम का ध्यान रखा, इतने सारे पैसे दिए ताकि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सको, लेकिन तुम मुझे किसी और लड़की के साथ मिलकर चीट कर रहे थे। जिस पर रुई जियांग से बोलती है कि मैं तुम्हें अपने पापा की कंपनी में जॉब दे दूंगी। रुई हाईचेन ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी थी। वो जियांग को बोलती है कि मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ, अगर तुम अभी उसे जाकर थप्पड़ मारकर ब्रेकअप करोगे और ये बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिस पर जियांग भी बेशर्मों की तरह जाकर याओ को थप्पड़ मार देता है, जिससे वो शॉक थी। बोलती है कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम याओ को एक क्लब में देखते हैं, जो बहुत ड्रिंक कर लेती है और जाते हुए एक लड़के की जी फेंग से टकरा जाती है। तो याओ उसे देखकर बोलती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, और उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। जी फेंग ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन उसे याओ का लॉकेट देखकर उसे अपने बचपन वाली लड़की की याद आती है। इसीलिए वो उसे बोलता है कि क्या तुम श्योर हो। जिस पर याओ गुस्सा करने लगती है कि ये तुम्हारी कैसी सर्विस है, क्योंकि वो उसे एक मॉडल समझ रही थी। तो जी फेंग भी उसे उठाकर रूम में ले जाता है और फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओ की नींद खुलती है तो उसे रात का सब कुछ याद आता है। तभी वो देखती है कि उसका लॉकेट नहीं मिल रहा, तो वो उसे ढूंढने लगती है, क्योंकि उसके बिना वो अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ सकती। अगले सीन में हम सॉन्ग रुई को देखते हैं। वो जब न्यूज देख रही थी तो उसे लॉकेट की फोटो दिखाई जाती है, जो जी फेंग ने दिलाई थी। तो उसे याद आता है कि ये तो याओ का है, इसीलिए वो उससे मिलने जाती है। तो वो याओ के नेक पर बाइट देखकर समझ जाती है कि जी फेंग जिसे ढूंढ रहा है वो याओ है, जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है। तभी याओ उसे रेजिग्नेशन लेटर देती है, क्योंकि वो रुई के ही घर में काम करती थी। लेकिन रुई उसे फाड़ देती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर नहीं जा सकती, वरना तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसीलिए याओ मान जाती है। तो रुई उसे लॉकेट के बारे में पूछती है, लेकिन याओ उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद रुई किसी को फोन करके बताती है कि उस लॉकेट की ओनर मैं हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी फेंग उस लॉकेट को देखकर याद करता है कि कैसे 15 साल पहले उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, जब एक आदमी उसकी जान लेने वाला था। तभी बटलर उसे बताता है कि लॉकेट वाली लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला, और पूछता है कि आप उसी रात उस लड़की को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। जिस पर जी फेंग बोलता है कि उस दिन मैं बहुत जल्दी में था, इसीलिए, और अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कैसी दिखती थी। जिसके बाद एक सर्वेंट आकर बताता है कि एक लड़की आपका वेट कर रही है। तो जी फेंग उससे मिलने जाता है, तो वहाँ रुई थी। जी फेंग उसे देखकर उसका नाम पूछता है, और ये भी कि तुम कैसे बोल सकती हो कि वो लॉकेट तुम्हारा है। जिस पर वो लॉकेट की सारी डिटेल्स बता देती है, और बोलती है कि उस रात हम ज्यादा ही नशे में थे, इसीलिए शायद वो गिर गया होगा। तो जी फेंग उसे 15 साल पहले वाली बात पूछता है कि क्या तुमने याद है उस रात रेलवे ट्रैक पर क्या हुआ था। लेकिन रुई बहाना बनाती है कि मैं भूल गई, लेकिन फिर भी जी फेंग उस पर ट्रस्ट कर लेता है, और बटलर से बोलता है कि कल हम उसके घर शादी की बात करने जाएंगे, इसीलिए गिफ्ट अरेंज कर दो। जिसके बाद रुई वहाँ से चली जाती है। तो बटलर बोलता है कि आप श्योर है कि आपको ऐसी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि इसे तो कुछ भी याद नहीं है। जिस पर जी फेंग बोलता है कि अगर ये लॉकेट सच में इसका है तो बाकी
बाकी सब मैटर नहीं करता। अगले दिन जी फेंग बहुत सारे पैसे, गोल्ड और गिफ्ट्स लेकर रूई के घर पहुंच जाता है। तो उसके पापा मिस्टर सॉन्ग जी फेंग का बहुत अच्छा वेलकम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बहुत रिच है। इसीलिए वो जी फेंग को भी इसी मंथ एंगेजमेंट करने के लिए बोलते हैं। तो जी फेंग वॉशरूम चला जाता है जहाँ अंदर याओ थी। तभी जी फेंग के पॉकेट से वो लॉकेट गिर जाता है। तो याओ ये देखकर बोलती है कि ये तो मेरा है और उससे वापस मांगने लगती है। तभी वहाँ कोई आ रहा था, इसीलिए जी फेंग उसे खींचकर वॉशरूम में ले जाता है। तो याओ डर जाती है, लेकिन जी फेंग उसे चुप रहने बोलता है, पर याओ चिल्लाने लगती है। तो जी फेंग उसे किस करने वाला था, तभी वो उसके नेक पर एक दिल देखता है। तो उसे याद आता है कि उस लड़की के नेक पर भी ऐसा ही दिल था जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था, लेकिन याओ उसे थप्पड़ मार देती है। तभी रूई भागते हुए वहाँ आ जाती है और वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने लगती है। इसीलिए जी फेंग अपने कपड़े उतारने लगता है और रूई के दरवाजा खोलते ही उसे डांटता है कि क्या तुम्हारे फैमिली में मैनर्स नहीं है। तभी मिस्टर सॉन्ग भी वहाँ आ जाते हैं। तो जी फेंग उन्हें बोलता है कि हमें ये शादी कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लॉकेट की ऑनर मिल गई है। तभी याओ बाहर आती है और अपना लॉकेट वापस मांगने लगती है। तो रूई बोलती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और इस लॉकेट की ऑनर मैं हूँ, और ये तो आपके लायक भी नहीं है और जेल भी जा चुकी है। तो जी फेंग उस पर गुस्सा करते हैं कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। तभी याओ बोलती है कि हाँ, मैं जेल जा चुकी हूँ, तो क्या हुआ। जिसके बाद वो जी फेंग से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो। तो जी फेंग बोलता है कि क्या तुम रिग्रेट करोगी, वरना अभी भी मना कर सकती हो। जिस पर याओ बोलती है कि मैं तैयार हूँ, बस मुझे 3 मिलियन चाहिए। जिसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेकिन अब याओ को रिग्रेट हो रहा था। तो जी फेंग धमकी देता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। वो लोग घर जाते हैं। तो जी फेंग का घर देखकर याओ बोलती है कि इसीलिए सब तुमसे शादी करना चाहते हैं। जी फेंग उसका रूम तैयार करने बोलता है। तो याओ बोलती है कि मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन जी फेंग उसे उठाकर अंदर ले जाता है और बोलता है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है, तो इतना क्यों डर रही हो। वैसे भी उस दिन मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं था। तो याओ बोलती है कि तुम कितने बेशरम हो, और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूई के पेरेंट्स आकर जी फेंग के ग्रैंडपा से कंप्लेन करने लगते हैं कि आपके पोते ने हमसे शादी करने का वादा किया था और फिर हमारे घर की सर्वेंट से शादी कर ली। तभी याओ नींद में से उठकर आती है और उन लोगों को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडपा भी जी फेंग को डांटने लगते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग एक वीडियो दिखाता है जब जी फेंग एंगेजमेंट करने के लिए मान गया था। रूई भी अपना नाटक शुरू कर देती है कि ये एक सर्वेंट है और कॉलेज टाइम में चोरी करने के लिए जेल भी जा चुकी है। तो क्या आप ऐसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं। जिस पर ग्रैंडपा भी गुस्सा करते हैं और जी फेंग को रूई के साथ शादी करने के लिए बोलते हैं और याओ को घर से बाहर निकालने को कहते हैं। लेकिन जी फेंग रोक लेता है कि ग्रैंडपा, मैं याओ के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, और झूठ बोलता है कि वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी है, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और रूई से भी बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ग्रैंडपा भी मान जाते हैं और रूई को ही समझाते हैं कि याओ प्रेग्नेंट है, तो मैं जी फेंग को फोर्स नहीं कर सकता। तो रूई की मॉम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन रूई समझ गई थी कि ग्रैंडपा अब उसकी साइड नहीं लेने वाले, इसीलिए वो भी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो क्लब में एक वेटर से बात कर रही थी, जो उसे बताता है कि जी फेंग यहाँ आने वाला है, इसीलिए रूई उसे ड्रग्स देती है जी फेंग के ड्रिंक में डालने के लिए। तो वो वेटर ड्रिंक में डालकर जी फेंग को दे देता है, जिसे पीकर जी फेंग को नशा होने लगता है। इसीलिए जब रूई वहाँ आती है तो वो उसे याओ समझकर उसके साथ इंटीमेट होने वाला था। तभी वहाँ याओ भी आ जाती है। तो रूई उसे जाने बोलती है कि हमें डिस्टर्ब मत करो। ये देखकर याओ रूई पर गुस्सा करती है कि तुम हर उस लड़के के पीछे क्यों पड़ जाती हो जिसे मैं लाइक करती हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। तो जी फेंग किसी तरह खुद को संभालकर याओ के पीछे जाता है, लेकिन याओ उसे गलत समझ लेती है और बात करने से मना करती है। तो वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में ले जाता है। तो याओ उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो, रूई के साथ मिलकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। जिस पर जी फेंग उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने मुझे ड्रग्स दिए हैं और मुझे लगा कि वो तुम हो। जिसके बाद वो
याओ को किस करने लगता है, तो वो रोकती है क्योंकि गाड़ी में ड्राइवर था। इसीलिए जीफेंग ड्राइवर को गाड़ी से बाहर जाने बोलता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और ये सब बाहर से रूही देख लेती है। वो उन दोनों की वीडियो बनाकर लीक कर देती है। इसीलिए अगली सुबह सारे रिपोर्टर्स आकर उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या आप इस सर्वेंट के साथ रिलेशन में हैं। तो जीफेंग उन्हें इग्नोर करके अंदर चला जाता है। वहाँ उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी टेस्ट को क्या हो गया, तुम एक सर्वेंट से शादी कैसे कर सकते हो, इससे हमारी फैमिली की कितनी इंसल्ट होगी। और उसकी सिस्टर जुआन को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो जीफेंग उन्हें बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और मैंने ये परमिशन किसी को नहीं दी है कि कोई इसके बारे में बात करे, जिससे उसकी मॉम और भड़क जाती है। वो उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज मुझसे इतनी रूडली बात कर रहा है। तभी उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। थोड़ी देर बाद जीफेंग जब उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो अभी भी शांत नहीं हुई थी, जिससे याओ को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो उससे कहने लगती है कि हम डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन जीफेंग मना कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। उसकी मॉम परेशान थी तो जुआन उन्हें बोलती है कि मॉम आप अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही है, आपको तो पता ही है कि भाई कैसे हैं, इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीफेंग याओ को शॉपिंग कराने लेकर आता है। बोलता है कि मैं सबके सामने तुम्हें अपनी वाइफ डिक्लेयर करने वाला हूँ, इसीलिए तुम जाकर अपने लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर लो। तो याओ ड्रेस चेंज करके आती है तो वो व्हाइट कलर के ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी वहाँ जुआन आ जाती है और याओ को अपनी ऑर्डर की हुई ड्रेस में देखकर भड़क जाती है। वो जाकर उसे थप्पड़ मार देती है। याओ उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी ड्रेस है। तभी वहाँ जीफेंग भी आ जाता है। वो याओ को उठाता है और अपनी बहन को मारता है कि तुम्हें दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करना किसने सिखा दिया। तो वो उल्टा अपने भाई पर ही गुस्सा करने लगती है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप सिर्फ इसकी साइड ले रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जीफेंग याओ को बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें भी खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। जब मैं नहीं रहूं तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और आज के बाद कोई भी डिवोर्स की बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। तो याओ भी मान जाती है और उसे हक कर लेती है। घर पर जब याओ मेड से पानी मांगती है तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, तुम्हारी जैसी लड़कियां जो लड़कों के बेड में आकर उन्हें पटा लेती हैं, ऐसी लड़कियों की ऑर्डर मैं नहीं लेती। जिस पर याओ को जीफेंग की बात याद आती है कि उसने कैसे उसे खुद को प्रोटेक्ट करने को कहा था, इसीलिए वो जाकर मेड को थप्पड़ मार देती है। तो वो भी पलटकर उसे मारने वाली थी, लेकिन वो उसे धमकी देती है कि मैं जीफेंग की वाइफ हूँ, क्या तुम मुझे मारना अफोर्ड कर सकती हो। उसे उसकी जगह याद दिलाती है कि मैं अब इस घर की डॉटर इन लॉ हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और उसे पानी लाने को कहती है। जिसके बाद वो मेड जाकर मॉम के सामने नाटक करने लगती है कि मैं इस घर में इतने साल से हूँ पर मेरा आज तक इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई, मैं तो अपना काम कर रही थी, लेकिन मैडम याओ ने बिना वजह आकर मुझे थप्पड़ मार दिया। जिससे मॉम को गुस्सा आने लगता है कि जीफेंग के घर पर ना होने के बाद ही इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, मैं इसे घर से जल्दी ही निकाल दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओ सो रही थी तो जीफेंग बड़े प्यार से उसे देख रहा था। जब याओ उठती है तो जीफेंग को पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि मुझे तुम्हें ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है, और उसके साथ मस्ती करने लगता है। जिसके बाद वो उसका लॉकेट वापस कर देता है। तो वो पूछती है कि तुम्हारे लिए ये लॉकेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिस पर वो बोलती है कि वो मैं तुम्हें सही टाइम आने पर बता दूंगी। यहाँ नीचे जीफेंग के पापा भी बैठे हुए थे। तो जीफेंग सबको बताता है कि नेक्स्ट मंथ हम दोनों अपनी वेडिंग सेरेमनी करने वाले हैं, लेकिन जीफेंग के पापा याओ से बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी। लेकिन जीफेंग गुस्सा करता है, लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि जब से ये आई है तब से कुछ न कुछ बुरा हो रहा है और इसकी वजह से हमारे सारे शेयर प्राइस भी बहुत नीचे गिर गए हैं। तो याओ भी सोचती है कि अगर मेरे वजह से इन लोगों का इतना लॉस हो रहा है तो मैं जीफेंग से अलग हो जाऊंगी। लेकिन जीफेंग से दूर होने के ख्याल से उसे बहुत दुख होता है। लेकिन तभी जीफेंग बोलता है कि मैं याओ को नहीं छोड़ने वाला, अगर हमारी वजह से कंपनी का लॉस हो रहा है तो मैं प्रेसिडेंट की पोजीशन ही छोड़ दूंगा। जिससे उसकी मॉम गुस्सा करती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन जीफेंग बोलता है कि याओ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे ग्रैंडपा बहुत इम्प्रेस होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम
उसे इतना प्यार करते हो तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। तो मॉम मना करती है, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें भी चुप करा देते हैं, जिससे याओ और जीफेंग बहुत खुश हो जाते हैं। जीफेंग याओ को लेकर रिंग सेलेक्ट करने जाता है और उसे एक रिंग पहनाता है, लेकिन याओ बहुत कंफ्यूज थी कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं, इसीलिए वो मना करके चली जाती है। तो जीफेंग उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें रिंग पसंद नहीं आई? जिस पर याओ बोलती है कि उस रात हमने नाइट स्पेंड किया, इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? जिस पर जीफेंग हंसता है कि मैं सीरियस हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? जिस पर याओ कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ एक आदमी याओ को मारने वाला था, लेकिन जीफेंग बीच में आ जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वो गिर जाता है तो याओ बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी जीफेंग उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है, तो याओ उसे मारती है। तो जीफेंग को इससे दर्द होता है, इसीलिए याओ उसे जल्दी से हॉस्पिटल चलने बोलती है, लेकिन जीफेंग बोलता है कि पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर वो मना करती है, लेकिन फिर बोलती है कि क्या मॉल में कोई रिंग पहनाता है क्या, जिससे जीफेंग खुश होकर उसे किस कर लेता है। यहाँ वो आदमी किसी को फोन करके बताता है कि हमारा प्लान फेल हो गया। अगले सीन में हम याओ और जीफेंग की शादी होते हुए देखते हैं, जहाँ गेस्ट में रूई भी बैठी हुई थी, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसीलिए जब उसकी शादी शुरू होती है तो रूई एसिड की बोतल लेकर स्टेज पर चढ़ जाती है और याओ से कहने लगती है कि जीफेंग से मेरी शादी होने वाली थी, तुम्हारी नहीं, और उस पर एसिड डालने वाली थी। कि जीफेंग बीच में आ जाता है और वो रूई को धक्का दे देता है, जिससे एसिड उसके फेस पर गिर जाती है और उसका फेस पूरा जल जाता है। तो वो चिल्लाने लग जाती है। तभी गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन जाते जाते वो याओ से बोलती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। याओ जीफेंग के लिए परेशान होती है, तो वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और दोनों की फिर शादी हो जाती है। जिसके बाद हम जीफेंग की मॉम को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। तो उसकी फ्रेंड अपनी अपनी डॉटर इन लॉ की तारीफ करती है और याओ की इंसल्ट करने लगती है, जिससे जीफेंग की मॉम को बुरा लगता है। इसीलिए वो याओ को बुलाती है कि जाकर हमारे लिए वाइन लेकर आओ। बोलती है कि मेरी डॉटर इन लॉ मेरी बात कभी नहीं टालती। याओ जब वाइन लेने जाती है तो वहाँ वही मेड थी, जिसे याओ ने थप्पड़ मारा था। वो उसे अंदर धक्का देकर लॉक कर देती है, जिससे याओ चिल्लाने लगती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम था, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। यहाँ जीफेंग आकर अपनी मॉम से पूछता है कि याओ कहाँ है, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वो अभी अभी यहाँ से गुस्सा होकर गई है। तो जीफेंग उसे देखने जाने लगता है, तो मॉम उसे रोक देती है कि यहाँ गेस्ट का ध्यान कौन रखेगा, इसीलिए वो वहीं रुक जाता है। तभी वहाँ बैठा जीफेंग का अडॉप्टेड ब्रदर शाओ शेंग जाकर देखता है तो याओ अंदर लॉक थी, इसीलिए वो दरवाजा खोलकर देखता है और याओ को पहचान लेता है कि ये वही लड़की है, इसीलिए वो उसे बचाकर बाहर लाता है। तभी वहाँ सुआन आ जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उसकी हेल्प करने की क्या जरूरत थी, जिस पर शाओ शेंग गुस्सा करता है। तो सुआन बोलती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन सुआन बोलती है कि हम बायोलॉजिकल भाई बहन नहीं हैं। तो शाओ शेंग बोलता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, मैं तुम्हें नहीं करता, और याओ को उठाकर वहाँ से ले जाता है। उन दोनों को आता देख जीफेंग याओ को अपने पास खींच लेता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। जिसके बाद डॉक्टर याओ को चेक करते हैं, बोलते हैं कि सब ठीक है, लेकिन शाओ शेंग बहुत सवाल पूछने लगता है। जीफेंग को बहुत गुस्सा आता है कि शाओ शेंग याओ की इतनी केयर क्यों कर रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद वो शाओ शेंग पर गुस्सा करता है कि तुम वहाँ किससे पूछ कर गए थे, और याद रखना याओ मेरी वाइफ है और मैं इस फैमिली का हेड हूँ, इसीलिए कोई घटिया हरकत करने की सोचना भी मत। जिस पर शाओ शेंग गुस्सा करता है कि एक तो मैंने तुम्हारी वाइफ को बचाया, जबकि ये काम तुम्हारा था, लेकिन तुम्हें तो अपनी वाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, तो मुझ पर किस हक से गुस्सा कर रहे हो। तभी याओ को होश आ जाता है, तो जीफेंग बोलता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। तो जीफेंग सीसीटीवी चेक करने के लिए बोलता है कि उस मेड ने उसे धक्का दिया था, लेकिन मॉम बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने ही उसे ये सब करने को बोला था। तो वो भी सब कुछ बता देती है कि आपकी मॉम ने ही मुझे ये सब करने को कहा था। जिस पर मॉम बोलती है कि
तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो वो माफी मांगने लगती है, लेकिन ज़ीफेंग उसे माफ नहीं करता। तभी याओ आकर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, इसीलिए तुम उन्हें छोड़ दो। जिस पर वो मेड भी याओ से माफी मांगने लगती है, तो याओ उन्हें माफ कर देती है और ज़ीफेंग को भी उन्हें छोड़ने के लिए बोलती है। जिसके बाद ज़ीफेंग रूम में आकर याओ को सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, और पूछता है कि तुमने उसे माफ क्यों किया। तो याओ बोलती है कि क्योंकि फिर सब मुझे ब्लेम करने लगेंगे कि मेरे आने के बाद ये सब हो रहा है। जिससे फेंग उस पर हंसता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन तभी याओ को उल्टी आने लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शाओशेंग याओ से मिलने आता है, तो याओ उसे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, तो शाओशेंग याओ को देखता ही रहता है और उसे टच करने जाता है। तो ये सब पीछे से स्वान रिकॉर्ड कर लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो जाकर वो फोटो अपने भाई ज़ीफेंग को दिखा देती है और उसे भड़काने लगती है कि ये अब शाओशेंग को भी सीड्यूस कर रही है। लेकिन ज़ीफेंग उस पर ट्रस्ट नहीं करता, तो स्वान शाओशेंग को बोलती है कि तुम बताओ कि वहाँ क्या चल रहा था। जिस पर वो बोलता है कि मुझे कुछ मत पूछो। जिससे तो याओ शॉक्ड हो जाती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। ज़ीफेंग स्वान पर बहुत भड़क जाता है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कौन सा काम दूं। जिससे स्वान गुस्सा करती है और याओ के बाल खींचकर लड़ने लगती है, तो ज़ीफेंग उसे थप्पड़ मार देता है। वो रोने लग जाती है कि सब लोग याओ को ही प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ज़ीफेंग याओ के पास आकर उसे चीयर करता है और उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ये बता दो कि बचपन में तुमने उस आदमी की जान अपने सेल्फ डिफेंस में ली थी। तो याओ शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। लेकिन याओ को ये नहीं पता था कि जिस लड़के को बचाने के लिए याओ ने उस आदमी की जान ली थी वो ज़ीफेंग ही था। अगले सीन में हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहां याओ ये बात सबको बता रही थी कि तभी कोई आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे ज़ीफेंग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उस आदमी को भी पकड़कर बहुत मारता है, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन जुआन बहुत डर जाती है और रूई को बताती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से एक नर्स को याओ को पॉइजन देने भेजती है। लेकिन याओ चिल्लाने लग जाती है, जिससे ज़ीफेंग आकर उसे पकड़ लेता है और पूछने लगता है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि वो आदमी को रूई ने याओ के बारे में बताया था। तो ज़ीफेंग रूई को पकड़कर लाने बोलता है। थोड़ी देर बाद जब रूई आती है तो वो माफी मांगने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, उस आदमी ने मुझे डराया था और याओ के बारे में पूछा था तो मैंने बता दिया। जिस पर ज़ीफेंग उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? अच्छा होगा कि वो तुम्हारा नाम न ले, वरना तुम्हारी सारी फैमिली को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। जिसके बाद वो रूई को माफी मांगने बोलता है, लेकिन वो मना करती है कि मैं एक सर्वेंट से माफी कभी नहीं मांगूंगी। जिस पर गार्ड्स उसे जबरदस्ती बैठाते हैं, तो रूई भी माफी मांगने लगती है। ये सब देखकर जुआन को बहुत गुस्सा आता है कि उसका भाई याओ को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है। अगले सीन में जुआन एक आदमी वांग से मिलती है, जो एक नंबर का ठरकी था, और उसे कुछ मेडिसिन देती है। हॉस्पिटल में ज़ीफेंग बहुत प्यार से याओ को खाना खिला रहा था, तो याओ बोलती है कि क्या तुम मुझे मोटा करना चाहते हो जो इतना खिलाए जा रहे हो? तो ज़ीफेंग बोलता है कि तुम अगर मोटी भी हो गई तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। जिससे याओ तो उसे देखे ही जा रही थी कि ऐसी बातें सुनकर तो कोई भी लड़की तुमसे प्यार करने लगेगी। तभी वहाँ रूई के पेरेंट्स आते हैं कि हमारी बेटी सुसाइड करने जा रही है, प्लीज उसे जाकर बचा लो। जिस पर वो बोलता है कि मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर सॉन्ग उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और स्वान भी आकर उसे समझाती है कि कुछ भी हो वो आपसे प्यार करती है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी फैमिली की बदनामी होगी। तो याओ भी उसे जाने के लिए बोलती है, इसीलिए वो भी मान जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद ही स्वान याओ पर गुस्सा करती है कि तुम्हें खुद को इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई जब तुमसे बोर हो जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा, और ये मत सोचना कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम हमसे कुछ भी करवा सकती हो। जिससे वो शॉक्ड होती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ ऊपर रूई अपना नाटक करने लगती है और ज़ीफेंग को बोलती है कि मेरे पास तभी आना अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर मिस्टर सॉन्ग
जियांग जी फेंग को बोलता है कि आप रूई को प्रॉमिस कर दीजिए, लेकिन जी फेंग नहीं मानता। तो रूई कूदने जाती है, लेकिन जी फेंग उसे पकड़ लेता है। तो वो उसे हक करने लगती है कि जो याओ तुम्हें दे सकती है वो मैं भी दे सकती हूँ, जिससे जी फेंग उसे थप्पड़ मार देता है कि अपनी हद में रहो। रूई पागलों जैसी हंसने लगती है कि तुम बहुत पछताओगे। जिसके बाद हम याओ को देखते हैं जो सुआन की बातों से परेशान थी, इसीलिए जी फेंग को छोड़कर जाने का डिसाइड कर लेती है और हॉस्पिटल से भागने जाती है, जहाँ कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। रूई पागलों की तरह जी फेंग को सब बता देती है कि कैसे उसने उस आदमी को भेजा था याओ को मारने के लिए, जिसके बाद नर्स को भी पॉइजन देने के लिए हायर किया था और अब याओ को किसी और आदमी के पास भेज दिया गया है। जिससे जी फेंग गुस्से से पूछता है कि याओ कहाँ है, तो वो बोलती है कि अगर तुम पता करना चाहती हो तो मुझे किस करो। जिससे जी फेंग उसे पकड़कर ले जाता है कि तुम मरना चाहती थी ना, जाओ जाकर मर जाओ। तो उसके पेरेंट्स जी फेंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि रूई से गलती हो गई, प्लीज उसे जाने दो, लेकिन जी फेंग फोन करके याओ को ढूंढने बोलता है। यहाँ याओ को गुंडे मिस्टर वांग के पास लेकर आते हैं, जो याओ को पानी मारकर उठाता है तो वो डर जाती है। मिस्टर वांग उसे चाकू दिखाकर उसे क्लोज आने को कहता है, तो याओ खुद को शांत कराती है और बोलती है कि मैं आपके साथ सोने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे खोल दीजिए। जिस पर मिस्टर वांग मेडिसिन देकर जबरदस्ती उसे पिलाने बोलते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वो एक बोतल उठाकर मिस्टर वांग को मार देती है और चाकू से सबको धमकाने लगती है और एक बंदे को मार भी देती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। तो मिस्टर वांग उसे हटाकर याओ को 2-3 थप्पड़ मारते हैं और उसके पेट में भी मारता है। तो याओ डर जाती है कि उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। तभी वहाँ जी फेंग आ जाता है, जिसके गार्ड सबको पकड़ लेते हैं और जी फेंग याओ के पास आता है। तो उसे अब नशा होने लगा था। वो जी फेंग को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। फिर दोनों रूम में आते हैं और किस करना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद जी फेंग उठकर असिस्टेंट को फोन करता है कि काम शुरू करो, क्योंकि उनका बिजनेस डूब गया था। तभी वहाँ असिस्टेंट आकर बताता है कि आपके कंपनी और घर को मिस्टर जी फेंग ने टेक ओवर कर लिया है, इसीलिए आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और गार्ड्स उन्हें पकड़कर बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो असिस्टेंट बोलता है कि आपके ऊपर बहुत सारे कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए आपको नाइट क्लब में काम करना पड़ेगा, जिससे रूई शॉक्ड जाती है। यहाँ घर पर जी फेंग जुआन को बहुत मारता है, लेकिन वो फिर भी अपनी गलती मानने से मना करती है और जब मॉम भी उसका साथ देती है तो जी फेंग उन्हें भी हाउस अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे गार्ड्स उन्हें ले जाते हैं और वो जुआन को भी बहुत मारते हैं। थोड़ी देर बाद रूई जुआन को फोन करती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे नाइट क्लब में काम करने को भेज दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। जिससे जुआन बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने मुझे भी बहुत मारा। तो रूई उसे बोलती है कि तुम जाकर याओ के एक्स बॉयफ्रेंड जियांग से कांटेक्ट करो, जब तक तुम उसे पैसे दोगी वो तुम्हारे लिए कुछ भी काम कर सकता है। जिसके बाद हम जी फेंग और याओ को देखते हैं जो साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों अब पेरेंट्स बनने वाले थे। तभी वहाँ जी फेंग के पापा आते हैं और याओ से पूछते हैं कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है और उसे कुछ फोटो दिखाते हैं। तो याओ बोलती है कि ये मैं नहीं हूँ, लेकिन वो उसे डांटने लगते हैं। तभी याओ को जियांग का फोन आता है, तो वो लाउड स्पीकर पर डाल देती है। जियांग उसे माफी मांगने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर बहुत पछता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। जिस पर जी फेंग के पापा याओ को बोलते हैं कि अब क्या बोलना चाहती हो। तो याओ बोलती है कि मैं आपको प्रूफ दूंगी कि ये सब सच नहीं है, और वो सीधा जियांग से मिलने जाती है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कभी नहीं किया और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तो जियांग उसे सॉरी बोलता है और हक करने लगता है। तो याओ उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे उसे गुस्सा आता है। तभी वहाँ शाओ शिंग आ जाता है और वो जियांग को रोकता है, तो उनके बीच लड़ाई हो जाती है
जिससे जियांग चाकू लेकर अटैक कर देता है जो साओ शेंग को लग जाती है। तो याओ जियांग से लड़ने लगती है। ये देखकर साओ शेंग बहुत खुश होता है, इसीलिए वो जियांग को मारकर गिरा देता है। तो गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन साओ शेंग बहुत वीक था, इसीलिए याओ उसे संभालती है। वहीं सुआन भी ये सब देख लेती है और उसे फिर से गुस्सा आने लगता है। हॉस्पिटल में साओ शेंग के पास जब याओ बैठी थी तो जी फेंग आकर उसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी साओ शेंग की हालत खराब होने लगती है, इसीलिए याओ नर्स को बुलाकर लाती है। लेकिन जी फेंग ये सब देखकर जेलस होने लगता है और उसे जाने नहीं देता, जिससे दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तो जी फेंग बोलता है कि तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में तो सोचो, और याओ को किस कर लेता है, जिससे याओ को गुस्सा आता है कि ये टाइम नहीं है ये सब करने का। यहाँ सुआन जाकर जियांग को थप्पड़ मारती है कि मैंने तुम्हें याओ को मारने बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साओ शेंग को मारने की। लेकिन जियांग कौन सा अच्छा था, वो तो सुआन को ही धमकाता है कि ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, मुझे मेरे पैसे दे दो वरना सबको बता दूंगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो मान जाती है। हॉस्पिटल में सुआन आकर याओ से लड़ने लगती है कि तुम अब दूसरे भाई को सेड्यूस करना चाहती हो। तभी जी फेंग आता है तो वो उसे मैसेज दिखाती है कि लास्ट टाइम जियांग को याओ ने ही मैसेज किया था, उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था, जिससे याओ मना करती है। तभी जी फेंग को कंपनी से फोन आता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद जब साओ शेंग को होश आता है तो वो याओ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उससे कहने लगता है कि मुझे तुमसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था, जिससे याओ शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। ये सब सुआन रिकॉर्ड कर रही थी और अंदर आकर याओ पर गुस्सा करती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर जियांग को बोलती है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, तुम याओ को मार दो। यहाँ घर पर याओ जी फेंग को एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं साओ शेंग के पास इसीलिए थी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि उसने मेरी वजह से चोट खा ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए ऐसा फील करता है। जिस पर जी फेंग बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। तभी वहाँ सुआन आती है जो जी फेंग को आकर और भड़काने लगती है। तो याओ उसे बोलती है कि तुम ये सब करके क्या करना चाहती हो, लेकिन इस सब के बीच जी फेंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि शायद याओ साओ शेंग को लाइक करती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो याओ को आजाद कर देगा। इसीलिए जब याओ उसे बोलती है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो उसे डिवोर्स लेने की बात करने लगता है, जिससे याओ हैरान हो जाती है। उसे बहुत हर्ट होता है, लेकिन वो भी हाँ बोल देती है। ये सुनकर सुआन तो खुशी हो जाती है, जिसके बाद याओ घर छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ साओ शेंग के साथ लंच कर रही थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं था। तो साओ शेंग उसे बताता है कि जी फेंग ब्लाइंड डेट पर गया है, जिससे याओ उसे पूछने लगती है कि वो किसके साथ गया, तो वो उसे नाम नहीं बताता और बोलने लगता है कि तुम अभी भी उसके बारे में कैसे सोच सकती हो, वो तो किसी और के साथ डेट पर चला गया। जिस पर याओ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो साओ शेंग एक्साइटेड होकर पूछने लगता है कि अगर तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, मैंने बचपन में तुम्हें जी फेंग की जान बचाते देखा था, तब से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। याओ शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या बचपन में मैंने जिसकी जान बचाई थी वो जी फेंग था। तो वो समझ जाती है कि जी फेंग उसकी इतनी केयर क्यों करता है, इसीलिए वो साओ शेंग को बोलती है कि सब गलती मेरी ही है, मैंने ही उसे नहीं पहचाना, और उसे बोल देती है कि मैं जी फेंग को लाइक करती हूँ और वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है तो वो उसे मना करके चली जाती है। वो जब रास्ते से जा रही थी तो एक गाड़ी उसे उड़ाने वाली थी, लेकिन साओ शेंग आकर उसे बचा लेता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो याओ बहुत डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि जियांग था। वो पागलों की तरह करने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि याओ को कैसे मारे, लेकिन वो फिर भी पैसों के बारे में सोचकर फिर से याओ पर गाड़ी चलाने वाला था, लेकिन इस बार जी फेंग आकर उसकी गाड़ी रोक देता है और याओ को बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग साओ शेंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में सुआन को जियांग पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोलती है कि मैं उसकी जान ले लूंगी। तभी साओ शेंग नींद में भी याओ का ही नाम लिए जा रहा था, इसीलिए सुआन को बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जी फेंग जियांग
को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, जिससे जियांग उसे और गुस्सा दिलाता है। तो दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी जियांग जीफेंग को चाकू से मार देता है, लेकिन वो भी जियांग को मारकर बेहोश कर देता है, फिर खुद भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ याओ उसके पास बैठकर रो रही थी, इसीलिए वो उसे चुप होने को कहता है। लेकिन याओ उसे लड़ने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गई थी, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। जिस पर जीफेंग बोलता है कि अगर तुम और बेबी ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जियांग के सारे प्रूफ्स पुलिस को दे दिए हैं और वो पकड़ा भी गया है। यहाँ साओ सेंग याओ के पेरेंट्स के बारे में पता लगा रहा था, तो सुहान उस पर गुस्सा करती है और वो जब याओ से मिलने जाने लगता है तो वो उसे रोकती है। तो वो उसे धक्का दे देता है कि अब क्या मैं तुमसे पूछ कर जाऊंगा, और याओ से मिलने चला जाता है। यहाँ याओ जीफेंग की केयर कर रही थी, तो वो उसके साथ मस्ती करने लगता है। तभी याओ बोलती है कि जब साओ सेंग ने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, और उस दिन उसने मुझे बताया कि बचपन में मैंने जिसकी जान बचाई थी वो तुम थे। जिस पर जीफेंग बोलता है कि तुम्हें अभी पता चला, तो याओ बोलती है कि तब तुम्हारे फेस पर ब्लड लगा हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाई, और जीफेंग को किस कर देती है। ये सब बाहर से साओ सेंग देख लेता है और उसे तो सदमा सा लग जाता है, इसीलिए वो याओ को उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं बताता। वो जब वापस आता है तो उसे चक्कर आते हैं, तो सुहान उसे आकर संभालती है। जब उसे होश आता है तो वो यही सोच रहा था कि अगर जीफेंग के पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या फिर भी याओ उसे इतना ही चाहेगी, इसीलिए वो सुहान का यूज करने के बारे में सोचता है ताकि जीफेंग को बर्बाद कर सके, और उसे प्यार से बातें करने लगता है। इसीलिए वो साओ सेंग की बात मानकर घर जाती है। जहाँ जीफेंग हॉस्पिटल से आता है तो वो उसे कुछ फाइल्स के बारे में पूछती है। उसके स्टडी रूम में जाकर जीफेंग के पर्सनल फाइल्स लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीफेंग और याओ बैठे थे, तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और वो टीवी चला देता है, जिस पर जीफेंग के कंपनी के बारे में न्यूज चल रही थी कि उसके मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट की गई है। याओ ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। जीफेंग उसे परेशान न होने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलती है कि ये हमारे जैसे कई बेबीज का सवाल है, जिससे जीफेंग भी असिस्टेंट को प्रोडक्शन रोकने के लिए कहता है और उन सबके पैसे वापस करने को बोलता है, साथ ही इन्वेस्टिगेशन करने भी बोलता है। असिस्टेंट बोलता है कि बाहर बहुत मीडिया है, इसीलिए वो लोग बाहर जाकर इंटरव्यू देने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर सामान फेंक कर मारने लगते हैं। तो जीफेंग याओ को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। ये न्यूज देखकर साओ सेंग बहुत खुश हो रहा था कि अब याओ जीफेंग को छोड़ देगी, लेकिन जब वो याओ से मिलने जाता है तो याओ बहुत परेशान थी, इसीलिए जीफेंग की हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो मना कर देता है कि मैं बस एक अडॉप्टेड बेटा हूँ, कि फैमिली मेरी अपनी फैमिली नहीं है, और ये इतना बड़ा मैटर भी है कि उसे जेल हो सकती है। ये सुनकर याओ और डर जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन साओ सेंग तो इतना पागल हो चुका था कि याओ से पूछने लगता है कि क्या जीफेंग के जाने के बाद हम साथ रह सकते हैं, जिस पर वो शौक थी कि ये क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। जिस पर साओ सेंग हंसता है कि अब जीफेंग वापस नहीं आने वाला, क्योंकि ये सब मैंने ही किया है। अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे बचा लूँ तो तुम मेरे साथ शादी कर लो। जिस पर याओ पहले तो मना करती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर ऐसे जीफेंग बच जाएगा तो इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करने जाती है, लेकिन वो उसे रोक देता है कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो ना, और उसे खींचकर अंदर ले आता है और बोलता है कि मैंने बचपन से तुमसे प्यार किया है, जीफेंग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो याओ उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे उसे और गुस्सा आने लगता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सुहान आकर उसे मारकर बेहोश कर देती है। याओ को थप्पड़ मारकर गुस्सा करती है कि तुम हर किसी के साथ कैसे सो सकती हो। तो याओ उसे बोलती है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन सुहान उस पर ट्रस्ट नहीं करती और बोलती है कि मेरा भाई इतनी प्रॉब्लम में है और उसकी हेल्प करने की जगह तुम साओ सेंग के साथ मजे कर रही हो, और उसे खींचकर बाहर ले आती है, जिससे वो गिर जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन सुहान उसे छोड़कर चली जाती है। यहाँ साओ
सेंग को जब होश आता है तो सुआन उसे पूछती है कि क्या कंपनी में जो हो रहा है वो सब तुमने किया, जिस पर वो मना करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और अपनी प्यारी प्यारी बातों से सुआन को मनाने लगता है और वो बेवकूफ भी मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीफेंग घर आता है जो याओ के लिए परेशान था कि तुम गिर कैसे गई, लेकिन याओ उसे झूठ बोल देती है कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। तभी असिस्टेंट उसे ऑफिस अर्जेंट चलने के लिए बोलता है तो याओ को ध्यान रखने का बोलकर वो चला जाता है। यहाँ सभी शेयर होल्डर्स के साथ साओ सेंग भी बैठा हुआ था जो ज़ीफेंग से सवाल करने लगता है तो वो बताता है कि ऑफिस का ही किसी ने ये सब किया है, लेकिन साओ सेंग बातें घुमाकर शेयर होल्डर का ध्यान भटका देता है कि ज़ीफेंग इस प्रॉब्लम को नहीं संभाल सकता, इसीलिए कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है, इसीलिए हम में से किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जिस पर सारे शेयर होल्डर बातें करने लगते हैं कि जो भी इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेगा वो ही कंपनी को संभालेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि साओ सेंग किसी आदमी से बात कर रहा था कि अब टाइम आ गया है कि ज़ीफेंग को हम हमेशा के लिए दूर भेज दे। तभी वहाँ सुआन आ जाती है। वो उससे पूछने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें प्रेसिडेंट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम मेरे भाई के साथ क्यों लड़ाई कर रहे हो। जिस पर वो फिर से उसे अपनी बातों में फंसा लेता है कि ये सब मैंने ज़ीफेंग की हेल्प करने के लिए ही किया है ताकि सारा ब्लेम मुझ पर आ जाए और उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़े। अगर तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकती हो तो अच्छा होगा। जिस पर वो हाँ बोल देती है तो साओ सेंग उसे किस कर लेता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुमसे एंगेजमेंट कर लूंगा। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब ज़ीफेंग जा रहा था तो उसका कोई पीछा करने लगता है तो ज़ीफेंग को भी पता चल जाता है और वो छुपकर उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन वो ज़ीफेंग को बेहोश करके भाग जाता है और घर आकर जबरदस्ती याओ को मेडिसिन देकर उसके बच्चे को मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद ज़ीफेंग घर आता है तो याओ उसे हक करके बोलती है कि हमारा बच्चे को अगर किसी ने फिर से मारने की कोशिश की तो हम बचा नहीं पाएंगे। जिससे ज़ीफेंग उसे प्रॉमिस करता है कि मैं उसे जल्दी पकड़ लूंगा। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आता है, ज़ीफेंग को बता देता है कि आपके भाई ने ही ये सब कुछ किया है। जिस पर वो बोलता है कि मुझे पता था कि ये सब उसी का प्लान हो सकता है, इसीलिए वो असिस्टेंट को एक प्लान बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी आकर साओ सेंग को बताता है कि याओ का मिसकैरेज नहीं हुआ है, जिससे वो गुस्सा करने लगता है। एक काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। ये सब बातें जुआन सुन लेती है और रात को जब साओ सेंग आता है तो वो उसे ड्रिंक देती है जिसमें ड्रग्स थे, इसीलिए साओ सेंग को नशा होने लगता है तो वो सुआन पर गुस्सा करता है, लेकिन वो उसे बेड में खींच लेती है और साथ में नाइट स्पेंड कर लेती है। सुबह साओ सेंग जब उठता है तो सुआन को थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आता और वो बोलती है कि तुम याओ का पीछा नहीं छोड़ोगे, इसीलिए मैंने हमारी वीडियो बना ली है। इसीलिए अगर तुम कंपनी का हेड बनना चाहते हो तो चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं ये वीडियो लीक कर दूंगी। यहाँ जब साओ सेंग का प्लान फेल हो रहा था तो वो अपने बंदे पर गुस्सा करने लगता है। तभी वहाँ सुआन आती है तो वो उस पर भी भड़क जाता है तो सुआन बोलती है कि अच्छे से बात करो वरना हेल्प नहीं करूंगी। जिस पर वो माफी मांगता है और सुआन अपनी वीडियो ज़ीफेंग को भेज देती है। जब ये ज़ीफेंग देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फोन लेकर सुआन को साओ सेंग से ब्रेकअप करने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानता। ज़ीफेंग घर आता है और याओ से बोलता है कि हम डिवोर्स ले लेते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके पास पावर नहीं रहेगी तो याओ का ध्यान नहीं रख पाएगा। लेकिन याओ उसे हक कर लेती है और मना करती है, लेकिन गार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। तो ज़ीफेंग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी मजबूर था, वरना साओ सेंग और सुआन हमेशा याओ को टारगेट करते रहेंगे। जिसके बाद जब सभी फैमिली मेंबर बैठे हुए थे तो सब लोग साओ सेंग की तारीफ करते हैं कि उसने कंपनी की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से संभाल ली, इसीलिए वही नया हेड बनेगा।
तो सुहान भी बीच में बोलती है, जिससे जीफेंग उसे डांटकर चुप करा देता है, क्योंकि वो तो उससे पहले ही इरिटेटेड था। जीफेंग भी सबकी बात मान लेता है और साओ सेंग को अपनी पोजीशन दे देता है, जिससे साओ सेंग उसे बोलता है कि अब मैं हेड हूँ तो तुम्हें घर छोड़कर भी जाना पड़ेगा, जिस पर भी सब एग्री करते हैं। तो जीफेंग खुद ही घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन सबके जाने के बाद साओ सेंग सुहान से याओ के बारे में पूछता है, जिससे वो गुस्सा करती है कि तुम याओ के बारे में कैसे पूछ रहे हो, याद है ना तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। यहाँ याओ भी जीफेंग के पोजीशन से रिजाइन करने की न्यूज देख लेती है और परेशान हो जाती है, लेकिन तभी उसका सर दर्द होने लगता है, जिसके बाद सुहान शादी वाली बात पर लड़ रहा था तो उसे भी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मुझे कम से कम सेटल तो हो जाने दो। सुहान उसे वार्न करती है कि याद रखना, अगर मैं तुम्हें हेड की पोजीशन दे सकती हूँ तो छीन भी सकती हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ के रियल पेरेंट्स जीफेंग से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, तुम ये हमारी बेटी के लिए डॉरी समझ लो। और वो उसे याओ से मिलाने की रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वो उनको अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो याओ को बताते हैं कि हमें साओ सेंग ने ढूंढा था और उसने तुम्हारा लॉकेट दिखाया था और तुम्हारे बारे में बताया था। तो याओ भी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद जीफेंग की बहुत तारीफ करती है और मॉम उन्हें शादी करने के लिए बोलती है, जिस पर जीफेंग बोलता है कि एक बार मेरी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर हम शादी कर लेंगे। यहाँ साओ सेंग को भी पता चल जाता है कि याओ के पापा ने जीफेंग की हेल्प की है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। तो सुहान को भी पता चल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साओ सेंग आराम से बैठा था, तभी जीफेंग आकर उसे सारे प्रूफ देता है कि ये सब तुम्हें क्राइम साबित करने के लिए काफी है। तो याओ के पापा भी उसे बातें सुनाने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया हो, लेकिन साओ सेंग को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी जीफेंग उसे ले जाने बोलता है, तो सुहान आकर याओ को पकड़ लेती है कि साओ सेंग को जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगी, लेकिन जीफेंग उसे बचा लेता है। लेकिन सुहान खुद को जलाने लगती है और आग भी लगा लेती है, तो याओ और जीफेंग उसे बचा लेते हैं, जिससे उसे रिग्रेट होता है और वो याओ से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम मुझे क्यों बचा रही हो, जिस पर याओ बोलती है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि साओ सेंग ने तुम्हारा फायदा उठाया। और पुलिस स्टेशन में साओ सेंग किसी भी बात को मानने से मना कर देता है। तभी सुहान वहाँ आती है, सब कुछ बता देती है, जिससे साओ सेंग को जेल हो जाती है। तो वो आखिरी बार अपने भाई और याओ से मिलती है और सॉरी बोलकर याओ के वेडिंग गिफ्ट देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ एक बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर आती है, तो जीफेंग उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन वो बोलती है कि तुम कुछ भूल रहे हो। इसीलिए अगले दिन जीफेंग उसे बाहर ले जाकर प्रपोज करता है और ऐसे ही उनका वेडिंग डे भी आ जाता है, जहाँ दोनों को देखकर याओ के पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं और उन दोनों की शादी कंप्लीट होती है। लास्ट सीन में हम याओ की डिलीवरी देखते हैं, जहाँ पूरा टाइम जीफेंग उसके साथ था और कुछ साल बाद जीफेंग को अपने दोनों बच्चे के साथ कुकीज खाता हुआ देखते हैं और वो लोग साथ में बहुत खुश थे। और इसी के साथ हमारी आज की इस ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।